नमस्कार, भारत माता की जय। आपका एक संशोधक चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग डेली अपने इस आदर्श जीवन, गुरुजी के आदर्श जीवन जीवन प्रसंग जो पुस्तक है उसके आदर्श जीवन चैप्टर के 5 पर पहुंचे हैं। समय की पाबंदी टॉपिक है, समय की पाबंदी। अभी समय की पाबंदी कैसे करनी है और संघ में यही सिखाया जाता है कि समय की पाबंदी करते हुए संघ कार्य करना और समय की पाबंदी समाज में भी दिखाना कि नहीं, संघ कैसे अपने समय को पाबंदी करके समय के साथ समय के अच्छी तरह से पालन करके संघ सेवक समाज में भी कार्य करते हैं और संघ का भी कार्य करते हैं, अपना निजी कार्य भी करते हैं, निजी कार्य को भी सुचारू रूप से करते हैं। यदि एक संघ सेवक का समय का पाबंदी इतना अच्छा मैनेजमेंट रहता है कि एमबीए करने वाले बंदे को भी अगर एक संसेवक अच्छे कार्यकर्ता संघ के संसेवक के साथ बैठा दिया जाए तो इस संसेवक का अच्छा मैनेजमेंट रहता है और अच्छी तरह से सभी कुछ को मैनेज करता है और समय का एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक चीज का कैसे सदुपयोग करना है अपने लिए और संसेवक समाज के लिए, ये अपने समय संघ में देखा जा सकता है और देख सकते हैं। यही है गुरु जी का समय का पाबंदी की घटना है जो इसमें दिया हुआ है। हम लोग चर्चा करते रहते हैं बात बात बीच बीच में, तो आप इसको पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिए। अभी गुरु जी जो समय का कैसे पाबंदी करते थे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वीडियो को अंतिम तक देखिए। मेरे अगर आपको अच्छा लगता है, मैं वीडियो अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, कहीं से पुस्तक को अवेलेबल करा करके आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल सके। समय का पाबंदी। परम पूज्य श्री गुरु जी की समय की पाबंदी के बारे में विशेष निर्देश करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूँगा जो अपनी विशेषता के कारण कुछ विशिष्ट है। यानी अब संघ के संसेवकों को क्या समय का उल्लेख के बाद बताना, संघ के संसेवक समाज में यही दिखाते ही अपने क्या है, अपने कैसे करते हैं, इस समय का पाबंदी के बारे में बताने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर भी एक घटना है जो कि आपके लिए उपस्थित कराए हैं, बता रहे हैं। सन 1952 की घटना है। 50 वर्ष पहले भारत के स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अभिनव भारत यानी अभिनव भारत नाम की एक संस्था थी जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बनाई गई थी, नामक एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की गई थी। संस्था के संस्थापकों ने अब उसके विसर्जित करने का निश्चय किया। अतः सन 1952 की मई में बड़े पैमाने पर संस्था का समापन समारोह 4 दिनों तक सोत्साह मनाया गया। स्वतंत्र वीर बीदा उपाख्यान तात्याराव सावरकर जी यानी सावरकर जी का जो स्वतंत्र वीर थे वो स्वयं उस 4 दिन में उपस्थित थे। इसलिए गांधी जी का भी कहना था कि इस कांग्रेस पार्टी थी उस समय, उसको भी विलय कर दिया जाए, क्योंकि केवल और केवल स्वतंत्रता के लिए उस संगठन को बनाया गया था, उस पार्टी को बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस को उस समय के नेतृत्व ने गांधी जी के हत्या होने के बाद में, गांधी जी का स्वर्गवास होने के बाद में उनको विलय नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, उनको कंटिन्यू रखा। आज हम देश को देख सकते हैं कि उसके चापलूस और जो चमचे थे, चमचे के कारण देश को कहाँ पीछे लेकर आया है। वैसे ही बहुत सारे संगठन जैसे अभिनव भारत जो संगठन थी उसको भी समाप्त करने के लिए एक 4 दिन का सम्मेलन चल रहा था जिसमें अपने वीर सावरकर जी उपस्थित थे। सेनापति उपाध्याय तात्याराव ने समारोह का संचालन किया। अनेक बड़े बड़े नेताओं के 50 वर्षों के इतिहास का आलोचन करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों का अपनी युजस्वी वाणी से प्रकाश डाला। यानी बहुत सारे क्रांतिकारी वीर थे जो उसमें उपस्थित थे और अपने अपने वक्तव्य, अपने अपने वाणी को प्रकाश डाला और सबको बताया। समारोह के कार्यक्रमों में लाखों लोग उपस्थित रहा करते थे। इस कार्यक्रम में लाखों लोग उपस्थित रहते थे, बड़े पैमाने पर होती थी। इस वर्ष पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में आए हुए स्वयंसेवक सौभाग्यशाली रहे क्योंकि उन्हें समारोह के संध्याकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहकर गणमान्य नेताओं का विचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और संघ के संसेवक संध्याकालीन कार्यक्रम संघ के जो
वर्ग लगता है उसमें विशेष रहता है और आनंद का विषय रहता है और उसमें बहुत सारी चीज क्रिएटिव चीज संशोधकों के द्वारा या संशोधकों के लिए कुछ कराया जाता है ताकि दिन भर जो रूटीन में बंधे हुए हैं उनको थोड़ी सी मन को हल्का करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता था। इसमें चलचित्र के माध्यम से कुछ दिखाया जाता था, अच्छे गीतों को वहाँ पर प्रसारण किया जाता था, अच्छे गीतों को बताया जाता था। उसी तरह ये भी एक कार्यक्रम था जिसमें स्वतंत्र वीर को स्वतंत्र सेनानियों के बारे में कुछ सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और स्वयंसेवक वहां पर गए थे। इसी श्री गुरु जी के पास समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। श्री गुरु जी की पूरे संघ शिक्षा वर्ग में उपस्थित रहने की तिथि और इस समारोह में तिथि एक ही थी, यानी जो पूरे संघ शिक्षा वर्ग में रहना था और समारोह की तिथि उसकी लगभग एक ही थी। इस समारोह के अंतिम चौथे दिन श्री गुरु जी का भाषण का कार्यक्रम था। श्रेष्ठ वक्ता व्यासपीठ पर विराजमान थे। केवल 50 मिनट पूर्व ही श्री गुरु जी सभा स्थल पर पहुंचे थे। श्री गुरु जी के आते हुए देखकर एक संशोधक ने तुरंत धीरे से स्वतंत्र वीर सावरकर जी को उन्हें आने की सूचना दी। यानी जो श्री गुरु जी आ रहे थे, संशोधक तो पहचानते थे, बाकी समाज के लोग पहचाने या ना पहचाने, लेकिन संशोधक अच्छी तरह से पहचानते थे। तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी को सूचना दी गई कि वो श्री गुरु जी आ रहे हैं। इसी समय मंच के पीछे की सीढ़ियों पर चढ़कर श्री गुरु जी व्यासपीठ पर पधारे, यानी अपने जो मंच था उस पर पधारे। सावरकर जी ने श्री गुरु जी का स्वागत करते हुए कहा, आइए माधवराव जी। यानी सावरकर जी अच्छे से स्वागत करते हुए बोले, आइए माधवराव जी। अभिवादन करने के लिए ज्यों ही श्री गुरु जी कुछ नीचे झुके, त्यों ही सावरकर जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और श्री गुरु जी को अपने समीप ही बैठा लिया, यानी अपने पास में बैठा लिया, अपने बगल में बुला लिया। श्री वापट, श्री सावरकर जैसे दो वयोवृद्ध श्रेष्ठ नेताओं के बीच में बैठे हुए श्री गुरु जी के कुछ संकुचाएं होंगे यह आश्चर्य नहीं है। यानी उनका उम्र कम था और उन लोगों का उम्र बहुत ज्यादा थे और बहुत उम्र के थे, 70 वर्ष थे उनका उम्र था सावरकर जी का। तो उसके बीच में एक साधारण से युवक जो बैठे हुए, तो हो सकता है मन में संकोचन आया होगा, परंतु वे उस अनुरोध को टाल भी नहीं सकते थे। यानी वो बोले अपने पास में बैठने के लिए, तो उस अनुरोध को टाल भी नहीं सकते थे। व्यासपीठ पर विराजमान होते ही श्री गुरु जी ने सर्वप्रथम सावरकर जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। उस पर हंसते हुए सीना तान कर सीधे बैठते हुए उस 70 वर्ष के युवक ने प्रश्न पूछा, आपको क्या लगता है? यानी जो क्वेश्चन पूछे, आपके हालचाल कैसी है, तो वो पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है, एकदम सीना तान कर। इस तरह के प्रश्न और इस तरह के उत्तर सुनने के लिए तथा निकट के ऐसे दृश्य देखने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और ऐसे दृश्य देखने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े यशस्वी लोग एक साथ बैठे हो, ऐसा देखना सबके सौभाग्य की बात नहीं है। सभा का समय होते ही समारोह के सभापति सेनापति वापट जी आगे बढ़े। विगत 3 दिनों का अनुभव कुछ ठीक नहीं था। 4 शब्द बोलने के अनुमति मिलने के बाद बोलने वाले वक्ताओं ने समय का पालन नहीं किया। वे भावावेश में बहकर जरूरत से बहुत ज्यादा समय तक बोलते रहे। समारोह में वक्ताओं की संख्या अधिक और समय कम था, इसलिए वक्ताओं पर समय पालन का प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया था। सेनापति वापट ने श्री गुरु जी को भाषण के लिए 10 मिनट का समय देकर उन्हें श्रोताओं के समक्ष आने के लिए अनुरोध किया। यानी सेनापति वापट जी जो का संचालन करते थे, वो सबको बोले कि समय का पालन सभी नेताओं ने नहीं किया, इसलिए ये पूरा खिचपिच हो गया है। तो श्री गुरु जी से भी आग्रह किया गया, आपको 10 मिनट दे करके आपसे आग्रह है कि उसके उतने ही समय पर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर भाषण पूर्ण करने की सूचना वापट जी सभी को ही दे रहे थे, परंतु श्री गुरु जी को देते समय वे अपनी हंसी रोक न सके। यानी सभी जानते थे समय का पालन कैसे करते हैं संशोधक, इसलिए वो रोक नहीं सके हंसी और हंस दिए। तब श्री गुरु जी, स्वतंत्र वीर सावरकर और सारी सभा भी हंस पड़ी, और ये श्री गुरु जी और सभी लोग सभा में सभी लोग थे उपस्थित थे, वो हंस पड़े, क्योंकि
संघ के संसेवक, संघ के सरसंघचालक जी समय का पालन न करे, ऐसा हो नहीं सकता है। भाषण के लिए खड़े होते ही श्री गुरु जी ने अपनी घड़ी सेनापति बापट के सामने रख दी और उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ करके कहा, यानी घड़ी अपने बापट जी, सेनापति बापट जी को दे दिए। बोले ठीक 10 मिनट तक मैं बोलूंगा, 10 मिनट बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा, यानी मेरा वक्तव्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा श्री गुरु जी के मन में विश्वास था, बिना घड़ी का ही बोलना है तो बिना घड़ी का ही उस समय का एकदम उनको पालन करना है, तो ये बोलते थे। क्या बोले? क्रांतिकारियों को पागल, सिर फिरे कहकर लोग खुद को अकलमंदी का रूप दिखाते हैं, पर सत्य यह है कि उन्हें क्रांतिकारियों की राष्ट्र भक्ति की उग्रता सहन नहीं होती। क्रांति की अग्नि में समर्पण करके उसी क्रांति की ज्वाला को युवकों के अंतःकरण में प्रज्वलित करने के लिए जीवित रहने वाले डॉक्टर हेडगेवार के चरण चिन्हों का अनुकरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अतः क्रांतिकारियों को आदर पूर्वक वंदन करना तथा उसके प्रति स्मृति सुमनांजलि चढ़ाना मेरा कर्तव्य है। अब यह नहीं चलेगा कि क्रांति का चाहे जो अर्थ लगा लिया जाए, अस्थायी क्रांति के लिए अनिर्स परिश्रम करना और वह भी शांति के मार्ग से प्रयास करना आवश्यक है। इसके लिए उग्र तपस्या की आवश्यकता है। इस समारोह में सभी को अपने हृदय में यह धारण कर लेना चाहिए कि दैन्यमय लोकजीवन को सर्वथा समाप्त करके सच्चे अर्थ में सुखी समृद्धि भारत का निर्माण करने के लिए राष्ट्र भक्ति शून्य और अराष्ट्रीय भावनाओं पर आघात करने के लिए भारत में अर्थात हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन संबंधित स्वप्नों को परिपूर्ण करने के लिए तथा राष्ट्र के राष्ट्र ध्वज तथा भगवत ध्वज को यावत चंद्र दिव्यकारो फहराते रहने के लिए अपने अंतःकरण को क्रांति को ज्योति को निरंतर जागृत करना आवश्यक है। ये भाषण, ये उनका वक्तव्य और इनके शब्द, ये सबको समझ में नहीं आता था। ये शब्द यानी ऐसे शब्द यूज करते थे, ऐसे शब्द को उपयोग करते थे, कठिन शब्द देते थे कि उसको समझ पाना मुश्किल था। इसीलिए मैं आपके लिए सरल शब्द भाषा में समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यानी इतने बोलने के बाद में यहाँ तक बोले, निरंतर जागृत रहना आवश्यक है। जब सारी सभा भाषण सुनने के लिए विभोर थी, उसी समय गुरुजी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया। 10 मिनट पूर्ण होने से में अभी कुछ क्षणों की देरी थी। वास्तव में सेनापति बापट को तथा समय सभा को ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु जी 10-15 मिनट और भाषण दे। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया। स्वतंत्र वीर सावरकर ने भी कहा कि मेरे 10 मिनट कम करके माधवराव को समय क्यों नहीं दे देते, परंतु अब घड़ी हाथ में से निकल चुकी थी। भाषण प्रारंभ करने के पूर्व समय का जो निर्देश दिया गया था, उसी निर्देश में सेनापति के उलझन को डाल दिया और भाषण समाप्त करने आसन ग्रहण करते हुए श्री गुरु जी ने सेनापति जी को अभिवादन किया और समय का पूरा ध्यान रखने के विषय में गुरु जी के तत्परता देखकर सारी सभा विस्मित हो गई थी। सभा की ओर से सेनापति बापट की प्रशंसा की और निरंतर करते हुए श्री गुरु जी ने कहा, समान नेता के हाथों में मन संघ का बागडोर। सभा की ओर से सेनापति बापट की प्रशंसा और अभिनंदन करते हुए श्री गुरु जी ने कहा, आपके समान नेता को हाथ में संघ बागडोर सौंपकर डॉक्टर हेडगेवार जी अवश्य निश्चित हुए होंगे और भारत का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। आपकी कृपा करते हुए श्री गुरु जी ने जाने के लिए जब खड़े होने लगे तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी विहंगते मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने भी श्री गुरु जी का आलिंगन किया
और वह दृश्य देखकर अनेकों के आंखों में आंसू आ गए और तालियों के गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठी। ऐसे थे गुरुजी, ऐसा था स्वभाव, ऐसा था उनका कार्य करने का और अट्रैक्शन, ऐसा था सबके समक्ष रहने का समक्ष। इन सभी संसेवकों से अभी भी आग्रह है, समय का पूरा ध्यान रखकर शाखा में आइए और शाखा में समय के अनुसार समय का पालन करके ही संघ कार्य कीजिए। ये नहीं कि और सब समय का और सब चीजों को छोड़ करके समय को पालन न करते हुए केवल संघ कार्य करना, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये श्री गुरु जी के इस उदाहरण से समझ लीजिए कि उन्हें वक्तव्य देने के लिए वो दे सकते थे लेकिन दिए नहीं, क्योंकि उस समय का पालन करना था और समय का पालन करके ही उन्होंने अपने वक्तव्य को समाप्त किया। अगला है वे बहुमूल्य वस्तुएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए इस हिंदुत्ववादी और संघ के संसेवक, जितने संसेवक हैं उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर और मेरे इस कार्य का सपोर्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सहयोग कर पा रहा हूँ आप इस संघ कार्य में, जिससे कि सोशल मीडिया और मीडिया माध्यम से जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसको ना फैलाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।